हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? ए है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम और डी है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से विषयों का विभाजन दो हिस्सों में, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में किया गया था। वैसे विषय जिसका स्वरूप अखिल भारतीय था उसे केंद्रीय विषय के अंतर्गत रखा गया था। प्रांतीय विषय को पुनः दो भागों में, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन की नींव रखी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 का अधिनियम संबंधित था। ए है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, बी है विकेंद्रीकरण से, सी है द्वैध शासन से और डी है विधान परिषद से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। वर्ष 1909 का अधिनियम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लागू करने से संबंधित था। पृथक निर्वाचन का अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग मत डाल सकते थे। इसके अतिरिक्त मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? यह है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, बी है मिंटो मॉर्ले सुधार 1909, सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिंटो मॉर्ले सुधार 1909। मिंटो मॉर्ले सुधार 1909 के प्रावधान के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की नींव रखी गई। पृथक निर्वाचन का अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग मत डाल सकते थे। इसके अतिरिक्त मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? ए है 1961 एक्ट, बी है 1917 एक्ट, सी है 1919 एक्ट और डी है 1915 एक्ट। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य परिषद और असेंबली की नींव रखी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। ए है अखिल भारतीय संघ, बी है भारत संघ, सी है संयुक्त भारत और डी है भारतीय परिसंघ। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि दो या दो से अन्य प्रांतों के लिए एक प्रांतीय लोक आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? यह है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। संवैधानिक नियंत्रण के क्षेत्र में इस अधिनियम का महत्व अधिक है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सीमा महिलाओं के मताधिकार के लिए संस्तुति की गई। 2 है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपरोक्त में से कौन सही है? ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? केवल 2 सही है, 1 सही नहीं है, क्योंकि वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में महिलाओं के मताधिकार के लिए किसी प्रकार की संस्तुति नहीं की गई थी। 2 सही है, क्योंकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में 29 मिलियन महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त विधानमंडल में भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। यह है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बी है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। सी है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। डी है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। अवशिष्ट विषय केंद्रीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वर्मा यानी वर्तमान में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? एक है, ब्रिटिश राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता ग्रहण की थी। 2 है, ब्रिटिश संसद ने भारत में शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। और 3 है, यह अधिनियम के देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रियता सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत में अधिशासित था। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 1, 2 और 3, डी है 1 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक है, इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। 2 है, गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। यहाँ ए में दिया है केवल 1, बी में 2, सी में 1 और 2 और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए केवल 1 हो जाएगा। इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को प्रथा को आगे बढ़ाया। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया। सी है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। डी है, इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्र और प्रांतों के मध्य उत्तरदायित्वों को स्पष्टतः पृथक करते हुए संघवाद के लिए कोई भी मार्ग प्रशस्त नहीं किया गया। हालांकि केंद्र और प्रांतों के मध्य उत्तरदायित्वों को स्पष्टतः पृथक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही सही उत्तर चुनिए। तो चलिए ये मिलान करने वाला है, मिलाते हैं। ऑप्शन जो है देखते हैं, ये द इंडियन काउंसिल एक्ट, तो ये कहाँ चल जाएगा? इसका चला जाएगा निर्वाचन के सिद्धांतों की शुरुआत, ए का चला जाएगा ऑप्शन यहाँ 2 में चला जाएगा। बी में क्या दिया है? द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो बी कहाँ चला जाएगा? बी का जाएगा 4 में, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत। सी में भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये चला जाएगा 3 में, सी का हो जाएगा 3 प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। डी में भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, ये चला जाएगा डी का 1 में। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्वैध शासन आरंभ किया, भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ए में दिया है 1 और 3, बी में 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 1 और 2। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 2। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के लिए किसी प्रकार के संविधान का प्रावधान नहीं किया गया था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इसने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया। नतीजतन संघीय विषयों को आरक्षित विषयों और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था, हालांकि अधिनियम का यह प्रावधान लागू नहीं हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसने साक्ष्य दिया? ये है श्रीमती एनी बेसेंट, 2 है श्रीमती सरोजनी नायडू, 3 है श्रीमती हीराबाई टाटा। ए में दिया है केवल 1, बी 1 और 2, सी में 2 और 3, डी में 1, 2 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3। भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पारित गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, होराबाई टाटा तथा मिठनबाई टाटा ने महिला मताधिकार के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय, ईसाई तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए? यह है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी है भारत सरकार अधिनियम 1995। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया और आंग्ल भारतीय ईसाइयों, सिखों एवं मद्रास के गैर ब्राह्मणों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जबकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? यह है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है यूएस का संविधान, सी है ब्रिटिश संविधान और डी है यूएन घोषणा पत्र। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया? ए है द काउंसिल एक्ट 1861, बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी है मॉर्ले मिंटो सुधार, डी है माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। साथ ही भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
के लिए पद का सृजन किया गया जो ब्रिटिश के संसद के प्रति उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉर्ले मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया। 2 है, भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? यह है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है अर्ल ऑफ मेयो। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदल दिया गया तथा भारत का वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बने। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम की उत्तम विशेषता है? ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी है रॉलेट एक्ट 1919 और डी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रांतीय स्वशासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की उत्तम विशेषता जो है इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता की व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।